गुड मॉर्निंग बच्चों। एसवी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज अपनी कक्षा 8 का साइंस में अध्याय 3 पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में अपने जो कृत्रिम रेशे हैं उनके बारे में पढ़ा। उसमें अपने नाइलॉन और रेयॉन इनके बारे में पढ़ा। आज इस वीडियो में अपने पॉलीएस्टर और एक्रिलिक रेशे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते अपने पॉलीएस्टर और एक्रिलिक। पॉलीएस्टर एक अन्य संश्लेषित रेशा है। इस रेशे से बने कपड़े में आसानी से सलवटें नहीं पड़ती। यह सपाट रहता है और सरलतापूर्वक धुल जाता है। अतः यह वस्त्र सामग्री हेतु पर्याप्त उपयोगी पदार्थ है। आपने लोगों को सुंदर पॉलीएस्टर कमीजें और अन्य परिधान पहने अवश्य देखा होगा। टेरिलीन एक लोकप्रिय पॉलीएस्टर है। टेरिलीन क्या पॉलीएस्टर का एक प्रकार है। इसे बहुत महीन रेशों में खींचा जा सकता है, जिन्हें फिर किसी भी अन्य तंतु समान बुना जा सकता है। फिर आगे पहेली बोलती है, मेरी माँ जल के लिए सदैव पेट यानी पीईटी पॉलीएक्रिलिक टैलिन बोतलें और चावल तथा चीनी संचयन के लिए पेट जार खरीदती है। मैं जानने के लिए उत्सुक हूँ कि आखिर यह पेट क्या है। तो पेट पीईटी एक बहुत सुपरिचित प्रकार का पॉलीएस्टर है। इसका उपयोग बोतलें, बर्तन, फिल्म, तार और अन्य बहुत से उपयोगी उत्पादों के निर्माण हेतु किया जाता है। चारों ओर दृष्टि घुमाइए और पॉलीएस्टर से निर्मित वस्तुओं की एक सूची बनाइए। पॉलीएस्टर का अर्थ है पॉली प्लस एस्टर। वास्तव में एक रसायन जो एस्टर कहलाता है कि कई इकाइयों की पुनरावृत्ति से बनता है। एस्टर वे रसायन है जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं। निर्मित कपड़े पॉलीकोट, पॉलीवूल, टेरिकोट आदि नामों से बेचे जाते हैं, जैसा कि नाम सुझाते हैं। ये कपड़े दो प्रकार के रेशों को मिलाकर बनाए जाते हैं। पॉलीकोट पॉलीएस्टर और कपास का मिश्रण है। पॉलीवूल पॉलीएस्टर और ऊन का मिश्रण है। हम सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं तथा शाल अथवा कंबलों का उपयोग करते हैं। इनमें से बहुत से वास्तव में प्राकृतिक ऊन से निर्मित नहीं होते, यद्यपि वे ऊन के सदृश दिखाई देते हैं। ये अन्य प्रकार के संश्लेषित रेशे से तैयार किए जाते हैं जो एक्रिलिक कहलाता है। प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त ऊन काफ़ी महंगी होती है, जबकि एक्रिलिक से बनी वस्तुएं अपेक्षाकृत सस्ती होती हैं। ये विविध रंगों में उपलब्ध होती हैं। संश्लेषित रेशे अधिक टिकाऊ और पहुंच के भीतर होते हैं, जिससे ये प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय हैं। आप पूर्व में प्राकृतिक रेशों को जलाने का क्रियाकलाप कर चुके हैं। क्रियाकलाप 3.6 जो अपने कक्षा 7 में किया। यदि आप संश्लेषित रेशों को जलाने का प्रयास करें तो आप पाएंगे कि इनका व्यवहार प्राकृतिक रेशों से भिन्न है। आप यह भी पाएंगे कि संश्लेषित रेशे गर्म करने पर पिघल जाते हैं। यह वास्तव में संश्लेषित रेशों का एक हानिकारक गुण है। यदि वस्त्रों में आग लग जाती है तो यह बहुत आपदाजनक हो सकता है। कपड़ा पिघल जाता है
और पहनने वाले व्यक्ति के शरीर से चिपक जाता है। अतः हमें प्रयोगशाला अथवा रसोई घर में कार्य करते समय संश्लेषित वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। तो पहली क्या कहती है, वो है, अब मैं समझ गई कि मेरी माँ रसोई घर में काम करते समय पॉलिएस्टर से बने वस्त्र क्यों नहीं पहनती। सभी संश्लेषित रेशे मूल के कच्चे माल जो पेट्रोरसायन कहलाते हैं से विविध प्रक्रमों द्वारा तैयार किए जाते हैं। जो संश्लेषित रेशे हैं वो क्या पेट्रोलियम मूल होता है, उसके कच्चे माल से तैयार किए जाते हैं। तो ये संश्लेषित रेशों के कुछ प्रकार थे। फिर आगे संश्लेषित रेशे उनके गुण धर्म क्या होते हैं। कल्पना करिए कि आज वर्षा का दिन है। आप किस प्रकार का छाता प्रयोग में लाएंगे और क्यों। संश्लेषित रेशे अद्वितीय गुणधर्मों वाले होते हैं जो इन्हें परिधान सामग्री हेतु लोकप्रिय बनाते हैं। ये शीघ्र सूखते हैं, अधिक चलाऊ, कम महंगे, आसानी से उपलब्ध और रख रखाव में सुविधाजनक हैं। निम्नलिखित क्रियाकलाप संपादित कीजिए और समय सीखिए। क्रियाकलाप 3.2 एक आकार के 2 कपड़े के टुकड़े लीजिए, प्रत्येक लगभग आधा मीटर वर्ग का हो। इनमें से एक प्राकृतिक रेशों से निर्मित होना चाहिए और दूसरा संश्लेषित रेशों से बना हो सकता है। इन टुकड़ों के चयन हेतु अपने माता पिता की मदद ले सकते हैं। टुकड़ों को पृथक बीकरों या मग्गों में भिगोइए जिनमें बराबर मात्रा में जल भरा हो। 5 मिनट बाद कपड़े के टुकड़ों को पात्रों से निकाल लीजिए और उन्हें कुछ मिनट धूप में फैलाइए। प्रत्येक पात्र में शेष रहे जल के आयतन की परस्पर तुलना कीजिए। क्या संश्लेषित रेशे प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा कम जल सोखते हैं। क्या वे सूखने में कम समय लेते हैं। यह क्रियाकलाप आपको संश्लेषित कपड़ों के गुणधर्मों के बारे में क्या बतलाता है। अपने माता पिता से इन कपड़ों के प्राकृतिक रेशों की तुलना में चिरस्थायित्व, जिसे टिकाऊपन कहते हैं, मूल्य और रखरखाव के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए। फिर आगे 3.4 प्लास्टिक। आप घर पर प्रतिदिन काम में आने वाली बहुत सी प्लास्टिक की वस्तुओं से परिचित होंगे। इस प्रकार की वस्तुओं और उनके उपयोगों की एक सूची बनाइए। संश्लेषित रेशे की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है। सभी प्लास्टिकों में इकाइयों की व्यवस्था एक ही प्रकार की नहीं होती। कुछ में यह रेखीय तो अन्य में यह तिर्यकबद्ध क्रॉसबद्ध होती है। तो इसमें दिखा रखा है, रेखीय होगी वो इस तरह से होगी और क्रॉसबद्ध होगी वो ऐसे होगी। प्लास्टिक की वस्तुएं सभी संभव आकारों और साइजों में उपलब्ध हैं, जैसा चित्र 3.7 में दिखा रखा है। इससे कुर्सी बनाई जा सकती है, बाल्टी बनाई जा सकती है, प्लास्टिक के गिलास, प्लास्टिक के खिलौने। क्या आपको आश्चर्य नहीं होता कि यह कैसे संभव है। तथ्य यह है कि प्लास्टिक आसानी से सांचे में ढाला जा सकता है, अर्थात इसे कोई भी आकार दिया जा सकता है। प्लास्टिक का पुनः चक्रण हो सकता है, इसे पुनः प्रयुक्त किया जा सकता है, इसे रंगा और पिघलाया जा सकता है, इसे बेलकर चादरों में बदला जा सकता है अथवा इसकी तारें बनाई जा सकती हैं। इसलिए इनके इतने विभिन्न प्रकार के उपयोग हैं। पॉलीथीन, ये भी एक प्लास्टिक का ही उदाहरण है, जो किससे बनता है, पॉली प्लस एथीन, यानी एथीन के बहुत सारे एकलक इकाइयाँ मिलकर पॉलीथीन का निर्माण करती हैं, जो सामान्य उपयोग में आने वाली
पॉलीथीन थैलियाँ बनाने के काम आता है। अब आप समय प्लास्टिक के टुकड़े को मोड़िए। क्या सभी प्लास्टिक वस्तुएं सरलतापूर्वक मोड़ी जा सकती हैं? आप देखेंगे कि कुछ प्लास्टिक की वस्तुएं सरलतापूर्वक मोड़ी जा सकती हैं, जबकि कुछ मोड़ने हेतु बल लगाने पर टूट जाती हैं। जब हम एक प्लास्टिक की बोतल में गर्म जल डालते हैं तो वह विकृत हो जाती है। ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सरलतापूर्वक मुड़ जाता है, उसे क्या कहते हैं? थर्मोप्लास्टिक। यानी जिसको गर्म करने पर आसानी से मोड़ा जा सके, उसे थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। जैसे पॉलीथीन और पीवीसी। पीवीसी का पूरा नाम है पॉलीवाइनिल क्लोराइड। पॉलीवाइनिल क्लोराइड थर्मोप्लास्टिक के कुछ उदाहरण हैं। इनका उपयोग खिलौने, कंघियाँ और विभिन्न प्रकार के पात्रों के बड़े पैमाने पर निर्माण हेतु किया जाता है। दूसरी ओर कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है तो इन्हें ऊष्मा देकर नरम नहीं किया जा सकता। ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। दो उदाहरण हैं, बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है। यह बिजली के स्विच, विभिन्न बर्तनों के हत्थे आदि बनाने में काम आता है। मेलामाइन एक बहुत उपयोगी पदार्थ है। यह आग का प्रतिरोधक है तथा अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा को सहन करने की अधिक क्षमता रखता है। यह फर्श की टाइलें, रसोई के बर्तन और कपड़े बनाने के उपयोग में लिया जाता है, जो आग का प्रतिरोध करते हैं। चित्र 3.8 में थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के विभिन्न उपयोगों को प्रदर्शित किया गया है। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से निर्मित वस्तुएं, प्लेट, जो हत्थी होती पकड़ने वाली, बोर्ड बिजली के, प्लेट, इसके अलावा और अन्य वस्तुएं थर्मोसेटिंग से बनी हो सकती हैं। और थर्मोप्लास्टिक से प्लास्टिक के डिब्बे, प्लास्टिक की तारों के ऊपर जो परत चढ़ाई जाती है वो। तो ये थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग से बनी हुई कुछ वस्तुएं हैं। तो आज अपने इस वीडियो में जो संश्लेषित रेशे हैं उनके बारे में पढ़ा और थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में पढ़ा। तो नेक्स्ट वीडियो में अपने पढ़ेंगे प्लास्टिक। तो आज जितना पढ़ा है इसे अपने बुक से रिवाइज करना है। थैंक यू।